साल भर के अंदर हमने 52 या 53 यूनिकॉर्न्स हमने बनाए थे, अगले साल 8 पे आ गए। व्हाई? इट इज बिकॉज वो हवा में था। एक्चुअल में दोज वर नॉट यूनिकॉर्न्स। बहुत लोग तो कंपनी को आईपीओ करते ही इसके लिए कि आईपीओ लेके जाएंगे, इस तरह से शेयर प्राइस बढ़ाएंगे, कल को अपना सारा बेच के निकलेंगे। When a lot of these startups only when they come for IPOs, suddenly they turn profitable. Like 3 महीने पहले प्रॉफिटेबल हो जाएंगे या 1 महीने पहले प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। क्या झूठ भी बोला जा रहा है? क्या इंस्टीट्यूशंस भी नहीं देख पाए कि पेटीएम में कितना गड़बड़ था और उन्होंने इतने बड़े वैल्यूएशन पे शेयर प्राइस को मतलब कि अप्रूव कर दिया था? प्रॉब्लम वहां पे आती है। क्या यहाँ पे बैंकर की कोई डील थी कि उन्होंने 4 लोगों से पैसा लगवा के हाइप बना दी, चाहे वो अर्बन कंपनी हो, चाहे वो एथर हो, चाहे वो किसी का भी हो। हर किसी में रेडसियर ही ये चीज़ कर रहा है। मैं नहीं कह रहा रेडसियर गलत काम करता है, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ ये एक ऐसा लूपहोल है जहाँ पे बहुत कुछ गलत हो सकता है, पर यहाँ पे से भी कुछ चेक नहीं। अब होता है जैसे ही आपका शेयर लिस्ट हुआ है, राइट, बेचने के लिए लोग कहाँ हैं? इंस्टीट्यूशन सारे लेके बैठे हैं, आप लेके बैठे हो, आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स लेके बैठे हैं, बेच कौन? रिजल्ट इज शेयर प्राइस अपने आप ऊपर जाता है। Hi guys, welcome to Aspro's podcast once again. And जैसा कि हमने हर बार आपसे प्रॉमिस किया है कि हमारा हर पॉडकास्ट कुछ ना कुछ आपको नई इंसाइट्स देने की कोशिश करेगा। And we today have, I would say, one of the most impressive person who has been sharing a lot of insights about financial markets, about startups, about various companies. His name is Jayant Mundra, and he's the founder of BizNews Plus. When it comes to journalism or when it comes to sharing insights, there is such a big gap in the market is what we have realized from his particular content, because his content is something which everybody has been consuming right now. You might not know by his name yet, but you might have seen his Instagram reel, you might have read his LinkedIn post somewhere, and he has grown to 100k plus followers on LinkedIn. And you won't believe that in just about if I'm not wrong, in how many days have you reached 60,000 followers on Instagram? 41 days. So in 41 days, he has been able to reach 60,000 followers. And the reason why I personally think is obviously he's great at what he does in terms of researching things, reading DHRPs, and going through deep analysis of each and everything that he puts out. But what I also feel is that a voice like him was missing in the markets. A voice like him was not there, who was not, and that is why I think there was a supply utni nahi thi, and there was a demand for it. And I think you have made it a perfect match. So thank you so much, Jayant, for doing that for, I think, India. This mission is going to get a lot larger as you grow and succeed further. So welcome to the podcast. Much kind of you, boss. Thank you so much, and it's nice to be here. Right, Jen. So we'll हम directly we'll jump to the straight to the point. ये किसी के लिए news नहीं है कि in last 3-4 years Indian IPO markets have been really really hot, right? And largely for bad reasons, right? If you were to sum it up, what has happened in Indian IPO markets in the last 3-4 years, what would it be? यार मैं डिसएग्री करता हूँ कि इट इज़ नॉट लार्जली फॉर बैड रीजंस, इट्स लार्जली फॉर गुड रीजंस, बिकॉज मार्केट का Right. मेजर एक्सपेंशन हुआ है। आप ऐसे सोचिए कि पहले मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट्स लाने हैं रिटेल के अलावा बाहर से भी अगर इंस्टीट्यूशन से लेके आने हैं तो सेलेक्ट बड़े नाम ही होते थे। सडनली देयर इज़ अ बिग सप्लाई साइड पुश, अच्छी खासी नई नई एज कंपनीज आ रही हैं जो कि अलग तरह के नए बिजनेस मॉडल्स लेके आ रही है, जिसके कारण नए ऑप्शंस मिल रहे हैं इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए, सीखने के लिए, और उन मॉडल्स को भी टेस्ट करने को मिल रहा है कि बॉस क्या इस लाइन के और ऐसी कंपनी जाके आईपीओ कर सकती हैं। जैसे एक जोमेटो आईपीओ करती है सडनली लाइन खुल जाती है, हाँ स्विगी का भी टाइम आ गया है, जेप्टो का भी शायद टाइम आ गया है। जैसे एक पेटीएम आईपीओ करता है आगे लाइन बनता है, मूवी क्विक भी आ सकता है और 4 फिनटेक्स भी आगे कर सकते हैं। मार्केट्स आर रेडी फॉर सच आईपीओस। पहले वो होता ही नहीं था, ग्रेजुअली वो चीज़ हुई तो अच्छी बात है। प्रॉब्लम वहाँ आती है कि जब भी कुछ भी नया शुरू होता है ना, तो कुछ लोग उस सिस्टम को गेम भी करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, और वहाँ पे हम देख रहे हैं कई चीज़ें गलत हो रही हैं। एंड इस वजह से मैं कहूँगा इट्स 80% गुड 20% बैड, वो वाला सीन है। Right. So sure, Jayant, like you said, आपने जैसे बोला 80% is good, 20% is where जहाँ पे problem है. So we'll talk about both. We'll talk about both of these aspects extensively. Yeah. But let's first focus on, because a lot of people, I think, उन्होंने अपना पैसा खोया भी है because of IPO markets. ऐसे what are the 3 most common games या फिर 3 most common things that you've seen in IPO narratives, Yep. where let's say it is either related to valuation, profitability, optics, or governance? Which one have you seen as the biggest red flag, or do you see there are कि multiple factors हैं जिनकी वजह से एक IPO एक red flag बन जाता है?
यार आपको ना इससे पहले कुछ और समझना पड़ेगा। देखो पहले सेबी सीधा कहती थी आपके लगातार 3 साल प्रॉफिटेबल जाना चाहिए, तब जाके आप आईपीओ कर सकते हो। राइट। राइट। अब इशू ये था कि इसके कारण जो अच्छे खासे स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट जो मिलते हैं वीसी से, उसका आगे एग्जिट सिनेरियो ईजी नहीं होता, क्योंकि कोई कंपनी को प्रॉफिटेबल होने में ही, स्केल पे आने पे ही शायद 7 साल लग जाते हैं, और 7 साल में वीसी फंड का जो फंड लाइफ होता है वो पूरा हो जाता है, उसको एग्जिट चाहिए, कैसे दोगे? तो और इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए और स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए सेबी ने क्या बोला कि बॉस आप पहले भी कर सकते हो, बट वहाँ पे एक अलग सिस्टम बना दिया, एक रूल बना दिया जिसके तहत अगर आप लॉस मेकिंग हो या फिर अपने खाली एक ही साल अगर आपने प्रॉफिट किया है, ऐसा कोई भी सीन है, तो आप आओ, आप आईपीओ करो, लेकिन इसमें 75% ऑफ द आईपीओ विल हैव टू बी रिजर्व फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस फंड्स और बाहर के सोवरेन वेल्थ फंड्स एक्सेट्रा। अब इसका होता क्या है, एग्जाम्पल से बता दो। कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे मान लीजिए फाउंडर्स आज 80% ओन करते हैं, हम्म। राइट। अब वो आईपीओ लेके आ रहे हो, 20% का आप एलोकेट भी करते हो कि हम आईपीओ की तरफ लेके जाएंगे, उसमें से 25% ही बचेगा जो कि रिटेल के लिए होगा, बाकी सारे तो इंस्टीट्यूशंस ने ले लिया, हम्म। राइट। रिजल्ट क्या होता है, इंस्टीट्यूशंस ऐसे तो है नहीं रोज ट्रेडिंग के लिए बैठते हैं, आज खरीदा कल बेच दिया, वो अब खरीद लिया, वो कुछ दिन बैठेंगे, वो अच्छे खासे समय के लिए मार्केट में ट्रेडिंग के लिए फ्लोट ही नहीं होता। रिजल्ट इज जरा सी कोई अगर छोटी सी भी पॉजिटिव न्यूज आ जाए, शेयर्स की शॉर्ट सप्लाई हो जाती है, एंड रिजल्ट इज शेयर का प्राइस एकदम से धड़ धड़ ऊपर बढ़ जाता है। ये तरह के इश्यूज आते हैं। अब क्योंकि सिस्टम को भी ये पता है कि बस ऐसे हो सकता है, बहुत सारे लोग इसको गेम करते हैं, वो जानबूझ के छोटी छोटी अपडेट देंगे। जैसे आज से 5 साल पहले ये नहीं देखा जाता था कि आपको कोई भी छोटा सा ऑर्डर मिल रहा है तो आप जाके अप्लाई, आप ना एक्सचेंज को आप बता रहे हो कि हाँ भाई हमने इतने का ऑर्डर हमें मिला, हमें 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला, ये नहीं होता था। अब क्या है, आपको छोटा सा भी ऑर्डर मिलता है, आप जाके एक्सचेंज को बताते हो, हाँ जी हमें एक ऑर्डर मिला 1000 करोड़ का, हाँ जी हमें एक ऑर्डर मिला 500 करोड़ का, हमें 200 करोड़ का ऑर्डर मिला है, हमें 1200 करोड़ का ऑर्डर मिला है। क्यों? वो यूज करते हैं इसको एज ए ट्रिगर। छोटा सा पॉजिटिव न्यूज, फ्लोट ऑलरेडी कम है मार्केट में जिसमें ट्रेडिंग हो सके, शेयर्स की डिमांड बढ़ती है, प्राइस ऊपर जाता है। अच्छी खासी कंपनी जिसमें हमने होते हुए भी देखा है। पॉइंट इज इस तरह के इश्यूज आते हैं, तो हाउ डू यू सॉल्व फॉर दैट? वहां पे आता है इशू, क्योंकि अच्छे खासे लोग, अब देखो मार्केट में अगर कोई अपनी कंपनी लेके आ रहा है और उनको पता है ये लूप होल है, बहुत लोग तो कंपनी को आईपीओ करते ही इसके लिए कि आईपीओ लेके जाएंगे, इस तरह से शेयर प्राइस बढ़ाएंगे, कल को अपना सारा बेच के निकल जाएंगे, या फिर शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो शेयर्स को प्लेज करके अच्छा खासा लोन ले लेंगे, फायदा उसमें ज्यादा। क्यों? लोन की कमाई से किए हुए खर्चे के ऊपर आपको इनकम टैक्स नहीं भरना। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। सो आइडियली सिनेरियो शुड बी सच कि आप आईपीओ को प्रमोट कर रहे हो, उससे नेगेटिव इंसेंटिव नहीं आनी चाहिए। बट एज आई सेड, अभी शुरुआत हुई है, नया रेगुलेशन है, जब भी कुछ नया आता है ना मार्केट में, उससे ग्रोथ बहुत होती है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हमेशा आएंगे। अब उसको धीरे धीरे सिस्टम फिर फिक्स करता है। होप इज दैट आने वाले 2 साल में, 3 साल में जितने भी ऐसे इश्यूज हैं उसको एक एक करके फिक्स किया जाएगा और चीज़ें बेटर होती जाएंगी। बट नॉनदलेस इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे बनते हैं उसके ऊपर बहुत लोगों ने एक्सप्लॉइट किया है। एब्सोल्युटली। एंड एक जो पैटर्न हमने देखा है कंसिस्टेंटली कि व्हेन अ लॉट ऑफ दीज स्टार्टअप्स ओनली व्हेन दे कम फॉर आईपीओज सडनली दे टर्न प्रॉफिटेबल, लाइक 3 महीने पहले प्रॉफिटेबल हो जाएंगे या 1 महीने पहले प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। Is it, how do they do it? Is this a tactic that they use in their books, that like certain financial tactics that they use to show, क्या ये other side income के profits होते हैं generally? uh, is it justified to show these kind of profits, or is this just to uh, make people more excited to buy the IPO? See, of course, in the end an IPO is a pitching event. आप लोगों को बोल रहे हैं हमारे शेयर लो, हमारे शेयर्स को अच्छा मानो, तो ऑफकोर्स आप चीज़ें करोगे जो कि उनको अच्छा लगे। एंड व्हाट बेटर सिग्नल कुड बी कि आप प्रॉफिट दिखा सको, या फिर एटलीस्ट ये दिखा सको देयर इज अ पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। अब उसके लिए 4-5 इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसको अक्सर यूज़ किया जाता है। मेजॉरिटी कंपनीज में देखा जाता है कि बहुत सडनली प्रॉफिटेबिलिटी आती है, आईपीओ होने के जस्ट बाद कंपनी लिस्ट हुई, अगले क्वार्टर में लॉस शुरू। ये क्यों होता है? मुझे 4 रीजन आते हैं। बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, आईपीओ आने के 6 महीने पहले से मार्केटिंग स्पेंड अपना कम कर देती है, खर्चा कम हो गया, बहुत लोगों को फायर करते हैं उस टाइम पे, सब कुछ तो बन चुका है ना, अब कुछ लोगों के ऊपर हटा दो, आईपीओ होने के बाद और लोगों को ले आएंगे, तो एक बार के लिए आपको 6 महीने के लिए कॉस्ट आपके काफ़ी आपको इंप्रूव हो जाते हैं, मार्जिन रातों रात इंप्रूव हो जाता है आपका, वो हो गया। तीसरा तरीका क्या होता है, आप अपने वेंडर्स को पे करना बंद कर दो, आप उनको आगे पे करोगे तो आपके पेबल्स बढ़ते हैं, बट ओवरऑल अपना आप कॉस्ट मार्जिन देखो वो खराब नहीं होता, मार्जिन तो अगले क्वार्टर में आने वाले में खराब होगा ना, अभी चल रही है आपकी दुकान। सिमिलरली एक और चीज़ होती है, आप क्या करते हो कि आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं आप उसको फ्रंट लोड करके आप उसे सेल कर देते हो, मतलब आप एडवांस बुकिंग सारा ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो कि आपका यहाँ पे फ्लोट आपका दिखे।
एंड ऑफ कोर्स जब जितना बड़ा आपके पास अच्छा सा कैश आपके पास ऑलरेडी पड़ा है, उस पर आप इंटरेस्ट कमा रहे हो, आपने म्यूचुअल फंड्स में डाला हो, जगह जगह इन्वेस्टमेंट आपने की, उससे जो कमा रहे हो, इट ऑफ कोर्स एड्स द प्रॉफिट पूल। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको यूज एक्टिवली किया जाता है। एंड ये कहना गलत होगा कि ये सिर्फ बुरी कंपनीज करती है, सब करती है। हाँ नहीं, लेफ्ट definitely राइट सेंटर। IPO is one of the biggest या marketing events also for a company. या There's no doubt about that. But primarily मेरा सवाल ये है कि uh, एक है कि you are presenting what you have, right? जो आपकी बुक्स में एक्चुअल चीज़ें हैं आप उसे प्रेजेंट कर रहे हो, जो आपकी कंपनी ने एक्चुअली में अचीव किया है, जो उसके फ्यूचरिस्टिक पाथवे हो सकता है वो प्रेजेंट कर रहे हो। बट इज क्या झूठ भी बोला जा रहा है? समथिंग इज अ बिगर क्वेश्चन आई थिंक पीपल हैव। देखो कुछ चीज़ें मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक, मेरा थोड़ा बायस भी है उसके खिलाफ, मैं बहुत कुछ ओपनली उसके नेगेटिव लिख चुका हूँ, तो बायस के साथ लीजिएगा, बट आप वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज़ को। इनका जब आईपीओ हुआ, इन्होंने अपने सर्टेन नंबर हर कंपनी की तरह इन्होंने भी दिखाए कि हमारा इतना प्रॉफिट, इतना लॉस, एक्सेट्रा। इंटरेस्टिंगली लॉस को कम दिखाया गया बाय सेइंग कि हमारा इतना इंसेंटिव है जो कि पीएलआई स्कीम के तहत सरकार हमें देगी, राइट। कई कई करोड़ रुपए का दिखाया गया। इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट वो आया नहीं था इनके पास। इन्होंने कहा था रीजनेबल एश्योरेंस है कि सरकार ऑडिट करेगी और वो पास करेगी, वो आ जाएगा। आईपीओ हो गया अच्छे से, उसके बाद क्या हुआ, उनको पूरा पूरा अमाउंट लॉस में उन्होंने बुक कर दिया, ये बोल के आए नहीं हमारे पास। लेकिन आईपीओ के समय में तो नंबर अच्छा दिखाया गया क्योंकि पिछले साल का नंबर था उस टाइम। सो पॉइंट इस तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ लोग हैं जो हमेशा नेगेटिव चीज़ें को यूज़ करेंगे अपने बेनिफिट के लिए, एंड ये अच्छी बात तो नहीं है, पर ये होता है। सो सबसे ज़्यादा जो मेरे को आई थिंक ध्यान है जहाँ पे ये बात उठना स्टार्ट हुई थी कि दैट स्पेसिफिकली स्टार्टअप IPOs हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज इज व्हेन पेटीएम गॉट लिस्टेड, राइट? पेटीएम लिस्ट करता है, उसके बाद से इट follows a trajectory of being almost 75% down from its listing price. Yeah. Right? Although now it has recovered, but largely we know कि जब भी कोई एक शेयर लिस्ट होता है, it is expected कि उसकी एक प्राइस डिस्कवरी जर्नी होती है जिसमें मार्केट बेसिकली उसको उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से इवैल्यूएट करके उनको एक प्राइस मिलती है, राइट? ये सबके साथ होता है, बड़ी कंपनीज के साथ भी होता है, अगर कल को एक SBI जैसा भी कोई अपना IPO लेके आएगा उनके साथ भी हो सकता है। But what largely we saw with Paytm was कि that valuation maybe was way too off, right? Because 75% किसी stock के लिए crash करना, even in the case of Zomato also, at the listing price that it was there and where it went to, do you think कि वहाँ पे ये startups which are let's say pitching these valuations, are they really justified when they come to for an IPO listing? देखो, अगर सही मायने में देखा जाए, सेबी का काम वैल्यूएशन डिसाइड करना नहीं है, उसका नहीं है काम कि वो शेयर प्राइस डिसाइड करे। Not उसका share काम price, not share price I'm saying, but I'm sure they have credible people enough to know which companies, let's say, using certain tactics or ways to particularly hype up their valuations or इसमें देखो एक सिंपल सी बात है, सेबी का काम है इंश्योर करना, और वो कोई भी ऐसा कुछ कर रहा है वो DRSP में होना चाहिए, डिस्क्लोजर होना चाहिए, जनता उसको पढ़े और डिसाइड करे हाँ भाई ये वैल्यूएशन बनती है नहीं बनती, जनता हो या फिर इंस्टीट्यूशन हो। सेबी का वो वाला काम है। ऐसा कुछ नहीं निकलना चाहिए कि इन्होंने IPO कर दिया, बाद में निकल के आया कि ये भी था जो कि डिस्क्लोज ही नहीं था। सेबी का काम है वो इंश्योर करना, जब तक वो सब है सही है। इसीलिए बहुत बार ये भी होता है कि DRSP फाइल किया जाता है, सेबी आकर के बोल देता है इसे वापस लेके जाओ, दोबारा करो, फिर उनको दोबारा सबमिट करना पड़ता है DRSP। वो उसका मतलब ये नहीं होता है सेबी बोल रही तुम्हारा वैल्यूएशन सही था इसलिए दोबारा हो। वो ये कह रही है आपकी जो डिस्क्लोजर्स हैं, हमारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं उसमें कई सारी खामियां हैं, आपने ये छुपाई हैं, उसको क्लियर करो, सब कुछ इसके अंदर डालो और डिटेल्स दो, ताकि अगर कोई सही मायने में एनालाइज करना चाहे कि कंपनी में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं है, इसका वैल्यूएशन बनता है कि नहीं बनता है, उसके पास सारा सोर्स मटेरियल होना चाहिए। सेबी इज फॉर दैट। तो लोग अक्सर बोलते हैं कि सेबी कुछ कर क्यों नहीं रहा है, 80% शेयर गिर गया। वो सेबी का काम नहीं है। उस शेयर पे किसी ने खरीदा भी था जो कि 80% उसके बाद गिरा, वो हम लोग ये करने वाले, फिर इंस्टीट्यूशन है। सवाल हमसे होता है फिर इंस्टीट्यूशन से होता है कि हमने क्या देख के खरीदा था, राइट? इंस्टीट्यूशन से होता है आपने क्या देख के खरीदा था, क्योंकि आइडियली एक्सपेक्टेशन ये रहता है, जैसे मैंने आपको कहा, लॉस मेकिंग कंपनी है, IPO करती है, तो 75% रिजर्वेशन इंस्टीट्यूशन के लिए रहता है। वो ये मान के होता है। सेबी ने वो क्यों किया? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के पास ज़्यादा कैपेसिटी है टू असेस वेदर दीज कंपनीज कमिंग अप विद अ लॉस मेकिंग प्रोस्पेक्ट, ये सस्टेनेबल होगा नहीं होगा, यहाँ पे कुछ बनेगा नहीं बनेगा, उनके पास ज़्यादा पावर है जज करने की, राइट? नाउ क्वेश्चन अराइजेस, क्या इंस्टीट्यूशंस भी नहीं देख पाए कि पेटीएम में कितना गड़बड़ था और उन्होंने इतने बड़े वैल्यूएशन पे शेयर प्राइस को मतलब कि अप्रूव कर दिया था? प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। सो सेबी इज नॉट एट द लैब्स आउट हियर, प्रॉब्लम इज विद दिस।
अब सवाल ये उठता है, क्या इंस्टीट्यूशंस ने जानबूझ के उसको किया, कोई और इंसेंटिव लाइन था, जो अक्सर बोला जाता है हम्म, कि यहाँ पे कुछ और तो नहीं था कहानी कि प्रमोटर का पैसा बन जाए इसलिए ऐसा कुछ कर दिया। मैं पेटीएम की स्पेसिफिक नहीं बोल रहा, और बहुत सारे आईपीओ आते हैं। क्या यहाँ पे बैंकर की कोई डील थी हम्म, कि उन्होंने 4 लोगों से पैसा लगवा के हाइप बना दी? right, ऐसा भी बहुत बार बोला जाता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस पर जजमेंट होना चाहिए। और एक बड़ा एक चीज़ होता है, अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा लेंसकार्ट का। लेंसकार्ट मुझे बहुत प्यारी कंपनी लगती है, ब्यूटीफुल ऑपरेशंस, ग्रेट स्टोरी। वैल्यूएशन मुझे उसका समझ में नहीं आता फॉर अ डिफरेंट रीजन, ठीक है, उस पर भी नहीं जाते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट उनका जो डीआरएचपी आया, आईपीओ के जो पेपर होते हैं, उसमें उन्होंने क्या बोला कि मार्केट रिसर्च के हिसाब से इंडिया का आईवेयर मार्केट आज के लगभग लगभग 45,000 करोड़ का है, हम्म, जो कि 2030 में यानी आने वाले 5 साल में बढ़ करके 1.5 लाख करोड़ हो जाएगा, यानी 3 गुना हो जाएगा। right, ये क्यों मैटर करता है? इसके बेसिस पे आपका वैल्यूएशन बनता है सब कुछ, की स्टोरी कितनी बड़ी बनेगी, सब कुछ होगा लेंसकार्ट पे, इसलिए ये वैल्यूएशन होना चाहिए कि इतना बड़ा तो बन सकता है। उसी का कॉम्पिटिटर टाइटन आई प्लस, जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाइटन के Right. अंडर आता है। उसका मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, मार्केट है ही 25,000 करोड़ का, 50,000 करोड़ का नहीं है मतलब, हम्म, एंड ये बढ़ के भी ये 75,000 करोड़ का होगा, हम्म, मतलब जो लेंसकार्ट वाले बोल रहे हैं उससे आधा होगा। अब आप बताओ यहाँ पे आप कैसे जज करोगे? इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट लेंसकार्ट का ये जो था पूरा, जो आईपीओ पेपर के अंदर ये सब लिखा गया है, वो लेंसकार्ट ने नहीं बोला, वो एक अलग से एक एजेंसी जिसका नाम है रेडसीयर। हम्म, लेंसकार्ट उसे पैसे दे रही है, तुम रिसर्च करो, हमें बताओ, और हमारे ही सेल्स डॉक्यूमेंट के लिए हमें वो नंबर दे दो जो हम लोगों को बता सके, ताकि लोगों को अच्छा लगे। यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन गलत होने का चांस बनता है, इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, right, राइट। एंड ये खाली लेंसकार्ट का किसी ने, मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया, 80% स्टार्टअप आईपीओ आप जो भी देखोगे, चाहे वो अर्बन कंपनी हो, चाहे वो एथर हो, चाहे वो किसी का भी हो, हर किसी में रेडसीयर ही ये चीज़ कर रहा है। मैं नहीं कह रहा रेडसीयर गलत काम करता है, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ ये एक ऐसा लूपहोल है जहाँ पे बहुत कुछ गलत हो सकता है, और यहाँ पे सेबी कुछ चेक नहीं करता, हम्म, राइट। हाउ डू वी इंश्योर दैट मैं आपको पैसे दे रहा हूँ रिसर्च करके मेरे ही सेल्स डॉक्यूमेंट को बेटर बनाने के लिए, उसमें मैं कहीं कोई नेगेटिव इंसेंटिव नहीं कर रहा, right, मैं कहीं हमारी आपस की कोई अरेंजमेंट नहीं है कि बहुत से नंबर अच्छा दिखा दे, मेरा आईपीओ अच्छा चले जाएगा, हम्म, मेरा आईपीओ का वैल्यूएशन मैं बढ़ा पाऊंगा, वो नहीं right. होना चाहिए। क्योंकि मार्केट के 2 सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, दोनों के मार्केट के साइज की प्रोजेक्शन ही अगर हाफ का डिफरेंस है, इट डजंट मेक It सेंस, doesn't make sense, yeah. राइट। Right. सो इस तरह के इश्यूज आते हैं। But do you think after, because I think after Paytm's IPO, I think we saw a shift, tectonic shift, जो मैंने I think देखा कि इसके बाद मामाअर्थ का IPO आया, MobiKwik का IPO आया, और भी काफ़ी स्टार्टअप IPOs आए, जिनमें I think they even delayed their IPOs because of the Paytm fiasco. They saw कि people will not accept this, Yeah. right? And I think उसके बाद उन्होंने अपनी वैल्यूएशंस पे काम किया, एंड वैल्यूएशंस रिड्यूस की गई, जो ओरिजिनली आई थिंक मोबीक्विक की भी जो वैल्यूएशन उन्होंने डिसाइड करी थी, उससे आई थिंक वो कम वैल्यूएशन पे आए उसके बाद। Yeah. बट अगेन फिर भी सेम ही कहानी मेरे को घूम रही है इन टर्म्स ऑफ प्राइस डिस्कवरी, व्हाट आई एम सीइंग, राइट? मोबीक्विक इज अगेन 50% डाउन फ्रॉम इट्स लिस्टिंग प्राइस, Yeah. राइट? एंड उन्होंने दे डिड रिवॉर्ड दी, आई थिंक बिकॉज उन्होंने वैल्यूएशन कम कर ली, एंड एक स्पाइक आया था थोड़ा सा व्हेन दे गॉट लिस्टेड, बट again in terms of a business, I think the market has really penalized them for not being a prudent business, I feel, and the the share price has gone almost 50% down. So do you think it is that mania is still repeating its form? It is just that they're just contained in a bit in terms of valuations, but all that is still happening. सर यहाँ पे ना आपने 2 बातें बोली, दोनों को अलग से एड्रेस करते हैं। पहले बात करते हैं जो आपने कहा कि शेयर प्राइस इन्वेस्टर्स को एक बार देखो रिटर्न दिया कि इतना ऊपर गया, Right. हमें समझना पड़ेगा क्यों ऊपर गया। जैसे मैंने आपको बताया सेबी के नॉर्म से, राइट, 75% तो आप रख देते हो इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो मार्केट में ट्रेडेबल फ्लोट ही नहीं रहता। अब होता है जैसे ही आपका शेयर लिस्ट हुआ है, राइट, बेचने के लिए लोग कहाँ हैं? इंस्टीट्यूशन सारे लेके बैठे हैं, आप लेके बैठे हो, आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स लेके बैठे हैं, बेच कौन रहा है? रिजल्ट इज शेयर प्राइस अपने आप ऊपर जाता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि 6-7 महीने 8 महीने वेट करो, तब जाके असली निकलता है, कि तब तक में लॉक इन्स खत्म हो जाते हैं। जिनका पैसा अटका हुआ है उसके अंदर, जो बेच नहीं सकते, वो बेचने के लिए रेडी हो जाते हैं, तब जाके असली शेयर प्राइस निकलता है। जिससे मोबीक्विक में हुआ, शेयर प्राइस कहीं लिस्ट हुआ, डबल के आसपास चला गया, फिर वो क्रैश होकर आधा हो गया, राइट। जिस पे आईपीओ किया था उससे भी नीचे आज के दिन, क्यों? कि लॉक इन खत्म हो गया, जिनका पैसा अटका हुआ था वो चला गया। जो पहले जो ट्रेडेबल फ्लोट जो इतना छोटा था, वो एकदम से इतना बड़ा हो जाता है। अब मार्केट में शेयर अवेलेबल है, पहले अवेलेबल ही नहीं थे। और खाली मोबीक्विक की बात नहीं है, सेम हैपेंड विद मामाअर्थ, सेम हैपेंड विद सो मेनी अदर कंपनीज।
इनफैक्ट लेटेस्ट में आप चाहो तो मीशो ले लो या फिर ग्रो ले लो, सब में ये चीज़ हुई है कि मार्केट में ट्रेडेबल फ्लोट ही कम है। और मैं इसके लिए कंपनीज को ब्लेम नहीं कर रहा, दे आर कंप्लीटली कंप्लाइंट, लॉज हैं उसके हिसाब से ही सब कुछ हो रहा है। एंड क्योंकि मार्केट में डिमांड इतनी है कि यार शेयर ऊपर जा सकता है, एक वो लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता कौन सी कंपनी, लोगों को इससे होता है यार खरीदेंगे, ऊपर जाएगा बेच देंगे। आईपीओ लिस्टिंग पॉप का मतलब ही वो रहेगा कि लिस्ट ही होती है कंपनी से 20 25 50 80% ऊपर जाती है। Right. वो एक सेंटिमेंट बन चुका है आज के, बट उसका मेजर रीजन है साइंस उसकी ये वाली है कि ट्रेडेबल फ्लोट नहीं होता। राइट, सो इट इज रॉन्ग टू से कि हाँ कंपनी ने रिटर्न दे दिया, कंपनी नहीं दिया, वो मार्केट में शेयर ही कम थे इसलिए ऊपर चला गया और वो उतनी देर से क्रैश भी होता है। राइट, नंबर वन इज दैट। नंबर टू, हम जो कहते हैं कि पेटीएम का आया उसके टेक्टोनिक शिफ्ट आया, वो क्यों आया? वो इसलिए कि पेटीएम का जब आईपीओ हुआ था, बाई चांस है कि उसी टाइम के आसपास जो लिक्विडिटी बूम चल रहा था कोविड के बाद वो खत्म हो गया। Liquidity boom in the sense within the markets or from what? सो बेसिकली देखो, हमारे पूरी दुनिया का जो जो लिक्विडिटी है, राइट, कैश कितना चल रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, वो डिटरमिन करते एक तरह से यूएस का फेड। राइट, जब कोविड आया दुनिया भर की इकोनॉमिक्स की लंका लग गई थी, तो यूएस फेड ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट घटा घटा के हालत खराब कर दी। और पूरी दुनिया भर ने उस चक्कर में जितने भी सेंट्रल बैंक है, चाहे इंडिया का आरबीआई हो कोई भी, सब ने इंटरेस्ट रेट घटाए। जब इंटरेस्ट रेट घटाते हैं तो पीपल स्पेंड मनी, पीपल इन्वेस्ट मनी, और जो भी एसेट क्लासेस होते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो इक्विटीज हो, चाहे वो लैंड हो, एवरीथिंग गोज अप, हर चीज ऊपर जाती है। सबका एसेट प्राइस इन्फ्लेशन होता ही होता है। राइट, क्योंकि मनी चीप हो जाता है। लेकिन 2 साल हो गए थे उस चीज को, और जब पेटीएम को जब आईपीओ आया, बाई चांस है उसी टाइम के आसपास फेड ने रीवायरिंग करनी शुरू कर दी थी। फेड ने अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाना शुरू कर दिया, दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो गए। नाउ सडनली मनी इज कॉस्टली। जिन लोगों ने कर्जा ले लेके दुनिया भर में पैसा घुमाया हुआ है, चाहे वो ब्लैक रॉक हो, फिडेलिटी हो, बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्यों ना हो, अब सबको कॉस्ट ऑफ मनी बढ़ गया है, तो उनको रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए। रिटर्न ज़्यादा चाहिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रॉफिटेबिलिटी दिखाओ। नाउ सडनली इट मैटर। तो रिजल्ट वॉज दैट जो आपको लेगरूम जो मिला होता है ना, लॉस मेकिंग में ले आओ चल जाएगा, अब वो कम हो गया। रिजल्ट वॉज पूरी भी रिवायरिंग हुई। इट वॉज नॉट जस्ट कि पेटीएम ओवर वैल्यूड था, वो पूरा सिस्टम ही उस टाइम ओवर वैल्यूड चल रहा है, क्योंकि VC कैश funding चीप also dried up a lot during पैसा ही चीप था ना, वो सडनली महंगा हो गया। right. राइट, और लोग बोलते हैं वीसी फंडिंग एकदम से कम हो गई, वो क्यों हुई? क्योंकि वीसीज अपनी जेब से पैसा नहीं लगा रहे, उनके एलपीज होते हैं। एलपीज पैसा कहाँ से ला रहे हैं? वो इसी तरीके से लेके आ रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन से। और एलपीज के लिए अगर पैसे की वैल्यू बढ़ गई है तो वो वीसीज के ऊपर अपने आप जैक लगा देते हैं, भाई साहब कहीं पे पैसा नहीं डालना, आप सोच समझ के डालना है। अब उनको सोच समझ के डालना है तो वो अपने पोर्टफोलियो कंपनीज को बोलेंगे बॉस प्रॉफिटेबिलिटी लेके आओ, वरना मैं तुम्हारा फॉलो ऑन राउंड नहीं कर सकता। राइट, कोई और पैसा नहीं डालेगा। ये पूरा इकोसिस्टम सप्लाई चेन पे चलता है। राइट, और जब ये हुआ उसकी वजह से हुआ कि सडनली जो वैल्यूएशन जो उस टाइम बन गई थी, हमने देखा था राइट, साल भर के अंदर हमने 52 या 53 यूनिकॉर्न्स हमने बनाए थे, अगले ही साल 8 पे आ गए। व्हाई? इट इज बिकॉज वो हवा में था, एक्चुअल में दोज वर नॉट यूनिकॉर्न्स, वो बस लिक्विडिटी बूम का चमत्कार था। सडनली इन्फ्लेटेड मनी, एग्जैक्टली, उनमें से कितनी सारी कंपनी जो आगे गायब भी हो गई, लोग उनकी बात ही नहीं करते। टेक गो मैकेनिक, कंपनी आई, यूनिकॉर्न बनी, वैल्यूएशन बढ़ाया जा रहा था कि लोगों को पता है चीप मनी है, उसको बढ़ाए रखने के लिए क्या हो रहा था, अंदर धांधलेबाजी हो रही थी, कंपनी होगी डड्डू। फिर क्या हुआ, कुछ लोग आए, स्ट्राइड वेंचर्स था, लाइफ लॉन्ग ग्रुप था, उन्होंने मिल करके इसको 40 करोड़ में खरीद लिया। फिर उसको पूरा बिजनेस दोबारा बनाया, वो 400 करोड़ या ऐसे कुछ में वो उससे बेचने जा रहे हैं। यूनिकॉर्न थी ना ये, तो 8-9 हज़ार करोड़ की कंपनी तो मिनिमम होनी चाहिए थी, 400 करोड़ में कैसे बिक रही आज की? वो इसलिए क्योंकि उस टाइम का वैल्यूएशन एक्चुअल में सेंसिबल नहीं था, वो हवा में बन गया था। अब समय चेंज हो चुका है, और इसीलिए जब उस टाइम जब चेंज हुआ, सडनली एवरी कंपनी न्यू हमने यूनिकॉर्न वैल्यूएशन जरूर अटेन कर लिया, हमारा इतना वैल्यूएशन बन जरूर गया, बट एक्चुअल में वो है नहीं, तो आईपीओ कैसे करोगे? इसीलिए था उस टाइम ओयो ने अपना आईपीओ कैंसिल किया, बोट ने अपना आईपीओ उस टाइम कैंसिल किया, मोबीक्विक ने उसने अपना आईपीओ कैंसिल किया, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने डिले किया, कैंसिल किया, और अब जाके वो धीरे धीरे लाने की कोशिश कर रहे हैं। बोट अभी लाने की कोशिश कर रहा है, ओयो अभी लाने की कोशिश कर रहा है, मोबीक्विक कुछ पहले लेके आया था, आई थिंक साल भर हो गया है। एक एक करके वो वाली पाइपलाइन वापस शुरू हो रही है, एंड अभी भी जब उन्हें आना है तो अब जरा सोचो, वो पहली वाली वैल्यूएशन पे नहीं ला पा रहे। सोच के देखो उस टाइम कितनी हवा में वैल्यूएशंस बन गई थी, पैसा कितना कितना चीप हो गया था। अब वो पैसा फ्री में नहीं अवेलेबल, दैट्स द मेजर डिफरेंस। एंड largely, you have also pointed out a lot of accounting irregularities that happen, during IPOs. Specifically in the case of Boat, you mentioned certain things. Would you like to highlight that there are certain tactics which, let's say, are definitely wrong? It's not something that maybe compliance-wise they might be okay, but in your opinion, you think, this is how people get cheated.
सी मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, बोर्ड ने लोगों को कुछ गलत नहीं बताया। प्रॉब्लम इज सेबी ने इंश्योर किया कि उसके डीआरएसपी में सब कुछ लिखा हो। उन्होंने राइट। कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नहीं किया लोगों से कुछ छुपा के अपने डीआरएसपी में, उन्होंने सब कुछ लिखा है। थिंग इज लोग उसके में बात नहीं कर रहे थे क्योंकि हाइप इतना स्ट्रांग था, पीआर इतना स्ट्रांग था, हर जगह रील्स बन रही हैं, फाउंडर जेनजीज के बच्चे मतलब उठा के लेके आ रहे हैं, उनके मतलब रील्स बना रहे हैं डांस करते हुए, लोग वो देख रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, प्लस लोगों को इतना अच्छा लगता है, फाउंडर हर कमेंट का रिप्लाई करता है, मजा आ रहा है, अच्छा है, हाइप इतनी बनी, कौन जाके डीआरएसपी पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ रहा था। आई एंडेड अप स्टडिंग द डीआरएसपी, वहाँ बहुत सारे मुझे दिखी कि यार ये तो उल्टी दी चीज़ लिखी हुई है, कोई इसके में बोल क्यों नहीं रहा है, डू दीज नॉट मैटर, दे मैटर, कि ये तो सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। मैंने उसके ऊपर मैंने उठा के कंटेंट पीस मैंने बनाए एंड सडनली एवरी सिंगल पीस वेंट वायरल। सडनली मीडिया इज पिकिंग दैट अप, मीडिया उसके ऊपर लिख रही है, अब ये बड़ा चीज़ बन जाता है। और होता ये कि फिर कंपनी ने या फिर उनके द्वारा किसी ने, आई डोंट नो, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को पे किया इसको काउंटर करो। अब वो इन्फ्लुएंसर्स भी इतने अच्छे थे, वो एक कम्युनिटी में थे, व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसमें मैं भी हूँ, वो वहाँ पे शेयर कर रहे हैं कोलैब विद बोट प्लीज एम्पलीफाई, एंड आई वाज लाइक यार तुम मेरे को काउंटर कर रहे हो और मेरे सामने ही चलिए कोलैब विद पोस्ट, हमें बोट ने हमें पैसा दिया है, तो मैंने उसको उठा के मैंने काउंटर मैंने कर दिया, फिर वो पोस्ट फिर टेक डाउन हुए। फिर और एक चीज़ आती है, जो फाउंडर हैं उन्होंने फिर एक पोस्ट डाल दिया कि मेरे को रेफर करके कि भाई मैं एक सर्कस का बंदर हूँ और वो एक शेर है, तो मैंने भी फिर एक मैंने लिख दिया, ये थोड़ा ऐसे ज़्यादा ही खिंच गया था, मैंने फिर लिख दिया कि आप एनिमल प्लैनेट खेलने में बिजी हैं लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं आपके आईपीओ के ऊपर, शायद वो मैटर नहीं करता आपके लिए। तो इस तरह से बढ़ता गया, बट प्रॉब्लम वॉज दैट इश्यूज कंपनी ने नहीं छुपाए, वो लिखे हुए थे उनके डीआरएसपी में, सब कुछ सामने था, लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे, मैंने खाली उसे एम्पलीफाई कर दिया कि यार ये इश्यूज हैं, वाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, एंड नॉट जस्ट बोट, मैंने और भी कई आईपीओ में मैंने ऐसे किया, बट बोट वाला सागा इस तरह से बड़ा बन गया क्योंकि फाउंडर ने डायरेक्टली मुझे टारगेट किया, फिर मैंने भी जवाब दिया, बड़ा हो गया। बट इश्यूज उस तरह के थे, कंपनी ने कुछ भी नहीं छुपाया, मैं फिर से कह रहा हूँ, सब था, लोग बात ही नहीं कर रहे थे कि लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता, लोगों को लगता है आईपीओ है ऊपर जाएगा भेज देंगे, खत्म कहानी, लिस्टिंग पॉप के लिए सब कुछ चल रहा है। बट ये चीज़ें जब निकली, मीडिया ने पकड़ा, ये और बड़ा बन गया, वो वाला पूरा सागा था। Right. And ultimately, because this podcast that you are doing is for the help of the retail investor, uh, in general, what do you make sense of IPO investing? मतलब क्या आपको लगता है कि it is just being done for quick money from the retail investor side also? कि लोगों को यही लगता है कि यार एक आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, बिकॉज पर्सनली जो मैंने क्रेज देखा है आईपीओ मार्केट्स का, एक 20-21 साल का लड़का वर्सेस लेट्स से 50-60 ईयर ओल्ड गाय, देर इक्वली एक्साइटेड अबाउट आईपीओज अ लॉट। उनको ये लगता है कि जी ये लॉट खरीद लो, अपने अपने बेटे को बोल देते हैं भाई तू लगा दे, आज जीरो दा पे ये कर दे वो कर दे, क्या पता ये डबल हो जाए, क्या पता ये 50% गेन दे जाए, तुरंत बेच Yeah. देंगे, राइट? विदाउट जस्ट मे बी उनको शायद कोई कमेंट्री मिल जाती है न्यूज़ पे या फिर वो कुछ सोशल मीडिया पे जैसे आजकल हाइप बनती है, एंड दे बेसिकली फॉल प्रे टू इट, Yeah. राइट? एंड हेयर यू आर सेइंग कि बिकॉज सेबी इंश्योर्स कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग्स होती हैं डीआरएचपी में, सब कुछ उसमें लिखा होता है, बुरा अच्छा सब उसमें आपको मिल जाएगा। तो इज इट नॉट जस्ट दैट इजी कि आप एक डीआरएचपी को लो और एक चैट जीपीटी में डालो एंड उससे बस उसको उस डॉक्यूमेंट को एनालाइज करो कि इसमें इसके सारे रेड फ्लैग्स बताओ कि इस रिपोर्ट में क्या क्या रेड फ्लैग्स हैं? Yeah. इज इट नॉट दैट इजी टू डिटेक्ट कि व्हाट इज रॉन्ग विद द कंपनी और व्हाट आर द रेड फ्लैग्स ऑफ इट? इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, बट इट इज़ नॉट एज ईजी इधर। मैं आपको समझाता हूँ। देखो मेरा एक सिंपल प्रिंसिपल है, मैं आईपीओज में इन्वेस्ट नहीं करता, कि मेरा एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि आईपीओज आर सेल्स इवेंट। अब सिंपल सी बात है, आप अपना कोई प्रोडक्ट बना उसे बेचने जा रहे हो, आप उसकी हर जो कमी है उसे बताओगे भी तो आप उसे छोटा मोटा बताओगे कि हाँ। हाँ ये ऐसे हुआ था, ठीक है बस ठीक है। जो चीज़ छोटी सी भी अच्छी है आप उसको बोलोगे हमने ये किया था उससे ये हो गया था, राइट? सेम डीआरएसपी में होता है, जो रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं जो बताते हैं, जो उन्हें डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता है सेबी के प्रेशर में, आपके ऊपर एक छोटे छोटे पैराग्राफ आते हैं, खत्म कहानी। डिस्क्लोज सब कुछ किया लेकिन छोटा सा, पूरा 1-2 पन्ने के अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है। जो अच्छी चीज़ें होती हैं एक एक चीज़ के ऊपर 2-2 पन्ने होते हैं, राइट? इट्स अबाउट दैट। रिजल्ट क्या होता है, आपको दिखता ही नहीं है कि यार बुरा है भी इतना ही, सो उसके लिए आपको दिमाग लड़ाना पड़ता है। और दिक्कत क्या है, टू बी वेरी फ्रैंक, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है बट हमारी जनरेशन में सवाल पूछने का स्किल हमारे अंदर नहीं है, हम वो भूल चुके हैं। हमें जो बताया जाता है हम बोलते हैं यार ये सही है, न्यूज़ में आया, मजाक थोड़ी है। लोग भूल जाते हैं कि हमें पढ़ा लिखा करके इतना जो दिमाग हमारे माता पिता ने इतना स्ट्रांग हमारा बनाया है, वो इसलिए ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें, ना कि इसलिए कि लोग जो बता रहे हैं हम उसको उसमें भर सकें। तो रिजल्ट इज लोग डीआरएसपी को पढ़ते भी हैं तो उसको खाली पढ़ते हैं,
लोग उस पर सवाल नहीं पूछते, यार ये तो सेंस नहीं बना रहा। मेरा एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, DRSP हो, एनुअल रिपोर्ट हो, क्वार्टरली रिपोर्ट हो, जब भी उसको पढ़ो, ऑलवेज बिल्ड 2 buckets. All things that look out as too good, all things that look out as too bad, and then try to drill deeper into them. लोगों के लिए टू गुड टू बैड जब निकाले, वो उनके लिए इंसाइट है। मैं बोल रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो एक सेल्स पिच से निकाला गया है। आपका काम है अब DRSP में इन चीज़ों के आंसर ढूंढो। ये जो टू गुड है वो हुआ क्यों, क्या ये आगे भी ऐसा ही रहेगा? और ये जो टू बैड है ये क्यों हुआ, क्या आगे दोबारा ऐसा हो सकता है? वहाँ पे आपको मिलता है आपका आंसर कि कंपनी सही में अच्छी है नहीं है, रिलायबल है नहीं है, मैनेजमेंट का क्या सच है, ये लोग अच्छा करेंगे नहीं करेंगे, आपको काफ़ी आइडिया उससे लगता है। पहली बात तो ये। सेकंड, मेरा सीधा मानना है, क्योंकि एक सेल्स पिच इवेंट है, मैं तो दूर रहता हूँ IPO से। मेरा मानना है कंपनी को 2 क्वार्टर निकालने दो, असलियत निकल के आ जाएगी, फिर देखेंगे कि इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। स्पेशली बिकॉज एज आई सेड, पहले 2-4 क्वार्टर में आपका ट्रेडेबल फ्लोट कम होता है, तो शेयर प्राइस तो वैसे ही चढ़ा रहता है। असली जब लॉक इन खत्म होता है, शेयर प्राइस सही जगह आता है, वहाँ जाके आपको पता चलता है हाँ अब ये इन्वेस्ट करने लायक है नहीं है। तो मैं उस वजह से नहीं करता, मैं किसी को एडवाइजरी या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, ये मेरा प्रिंसिपल है, राइट? उस तरह से जाता है। आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, अर्बन कंपनी बहुत प्यारी कंपनी लगती है मुझे, एंड बहुत प्यारा IPO भी हुआ उनका, सब कुछ हुआ। आप सोचो ऐसा क्या था जो कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई, 2 क्वार्टर से लगातार अच्छा कर रही है, सडनली IPO होने के बाद पहला क्वार्टर होता है एंड लॉस रिपोर्ट कर दिया। वो क्यों हुआ? अगर आप IPO का पिच देखोगे, IPO के पेपर्स देखोगे, DRSP देखोगे, उसमें तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था कि आगे लॉस बढ़ने वाला एकदम से। फिर क्यों हुआ? जो DRSP के पेपर्स में, दैट्स अ सेल्स पिच, उसमें वो ऐसा कभी नहीं लिखेंगे। बट अगले क्वार्टर में लॉस हो जाता है या नंबर्स खराब हो जाते हैं, उसका एक रीज़न है। दैट्स बिकॉज 3 महीने से आपने एक्सपेंसेस के अपने कंट्रोल कर रखे थे, राइट? वो चीज़ अब करने की जरूरत फायरिंग्स कर दी एंड उसको जो पूरा, राइट? अब IPO हो गया, पैसे आ चुके हैं बैंक के अंदर, चाहे कंपनी के हों, OFS था तो इन्वेस्टर की जेब में, अगर आपने खुद कुछ बेचा तो आपकी जेब में। अब क्या टेंशन है? अब लॉस रिपोर्ट करो, शेयर प्राइस तो साल भर कहीं पे भी जाए, आगे चल के चढ़ा देंगे अच्छा एग्जीक्यूट करके। दैट इज हाउ इट बेसिकली वर्क्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर आप DRSP पढ़ भी रहे हो, मेरा मानना है सिंपल अप्रोच, ऑल थिंग्स दैट यू फाइंड टू गुड, ऑल थिंग्स दैट यू फाइंड टू बैड, देन ट्राई टू फाइंड रीजंस कि आगे और ऐसा होगा नहीं होगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, आपको उसमें आके अपने आंसर मिलते हैं।